नेहरू बड़े या मोदी, क्यों? ये सवाल। जिस नेहरू को पिछले 12 साल से खलनायक बनाया हुआ आपने, उसी नेहरू से आप अपनी तुलना करते हो। अगर आपको नेहरू बनना है ना, तो आप इस देश के लगभग 20 करोड़ मुसलमानों को ये भरोसा दिलवाओ कि मोदी आपका भी है। पिछली चर्चा में कहा था कि ममता बनर्जी ने फोन किया राहुल गांधी को कि आप मीटिंग बुलाइए इंडिया अलायंस की। क्या क्या हुआ उस इंडिया अलायंस की मीटिंग में? गिले शिकवे दूर हुए बेसिकली। हुए दूर। अब राहुल गांधी को किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। सचिन पायलट बागी हुए एक बार 2020 में, गए नहीं। क्या अलग है सचिन पायलट में इन नेताओं के बनस्पत? सचिन पायलट का एक ही मकसद है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। अच्छा, क्या बीजेपी उन्हें चीफ मिनिस्टर बना सकती है? बहुत विचित्र परिस्थिति है एक हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये क्रॉस द पार्टी लाइन है। या तो मुख्यमंत्री मैं रहूं या फिर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। सीट चोरी का एक मामला आ गया है मध्य प्रदेश। मीनाक्षी नटराजन, राज्यसभा सीट चोरी, थोड़ा सा समझाइए। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने बैठ चुके हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू। तो यात्रा करते हैं हम लोग, और यात्रा इस बार भी करनी होगी, और यात्रा करेंगे देश के अंदर। राजस्थान घूमेंगे, वहाँ का रेगिस्तानी इलाका जो है उसे टटोला जाएगा कि रेगिस्तान की सियासत क्या कह रही है और रेगिस्तान के सियासतदान क्या कह रहे हैं। बातचीत बंगाल की भी होगी। टीएमसी के सिंबल में भी फूल है, भाजपा के सिंबल में भी फूल है। अब क्या दो फूल मिल रहे हैं, किस तरीके से मिल रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत 1950 उससे भी पहले की भी होगी और आज की भी होगी। नेहरू बड़े या मोदी बड़े, ये जो बड़ी फूहड़ एक डिबेट है, और फूहड़ मैं कहूँगा क्योंकि नेहरू केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे। नेहरू वो आइडिया थे जिस आइडिया के ऊपर ये पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ है, बना हुआ है। मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस नेहरू को डिमीन करने की कोशिशें कर रही है। उसके पीछे की सियासत क्या है और सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी करेंगे बातचीत करते हैं शुरू। आपसे गुजारिश कि अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और पूरे शो का आनंद लीजिए। शुरू करें आदेश जी? जी। एक चीज है जो कांग्रेस और बीजेपी से परे की चीज लगती है इन्हीं के अंदर की। नेहरू बड़े या मोदी। अब ये कहते हुए मुझे शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है, लेकिन है तो है, कहीं कह सकते हैं। तो देखी जाएगी कहाँ तक ये डिबेट जाएगा, नेहरू बड़े या मोदी। क्या लगता है आपको, क्यों? ये सवाल। जिस नेहरू को पिछले 12 साल से खलनायक बनाया हुआ आपने, उसी नेहरू से आप अपनी तुलना करते हो। हाँ, ठीक बात है ना? आप ये कहते हो कि आज मुझे जो मिला है सब विरासत में मिला है, पंडित नेहरू ने दिया है। कश्मीर से लेकर और तमाम समस्याएं, इस देश की आर्थिक समस्याएं भी पंडित नेहरू ने दी हैं। अब इन्होंने क्या किया कि इनको ये दिखाना था कि ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं, जो नंबर 1 पे हैं। इन्होंने नेहरू को भी बाईपास कर दिया कि भाई अब नेहरू से बड़े कार्यकाल जो प्रधानमंत्री मोदी का है। तो इन्होंने काउंट किया है 1952 से लेकर 1964 तक, जब पंडित नेहरू की मृत्यु होती है, जब पहला आम चुनाव हुआ, उसके आम बाद चुनाव से लेके और वहां तक का। इन्होंने 1947 से लेके और 1952 का वो कार्यकाल, 5 साल का वो महत्वपूर्ण कार्यकाल जब हिंदुस्तान की नींव रखी जा रही थी, उसको इन्होंने हटा दिया। कहा कि नहीं, ये जनता द्वारा चुना हुआ नहीं था। ठीक है। अब ये भूल जाते हैं कि उस दौर में पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, इन सब लोगों ने क्या किया मिलके? इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों ने, वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतें बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उनका विलय कराया जी। बाबा साहब और उनके पूरे लोगों ने संविधान बनाया, उस पर बहस हुई, उसको अपनाया 1949 में। SC/ST को आरक्षण दिया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, ये ध्यान से सुनना, कि इन्हीं लोगों ने, पंडित नेहरू ने 1952 में पहले आम चुनाव से ठीक पहले 17 करोड़ लोगों की मतदाता सूची तैयार की, और किसी को ये नहीं कहा था कि तुम्हारे पास वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक बात है। जैसे आज आपने 27 लाख लोगों का अधिकार छीन लिया। उस वक्त देश की परिस्थितियां क्या थी, वो जो 5 साल जिसमें एक धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव रखी, और पंडित नेहरू ने तब ये कहा 1947 में कि जब मारकाट हुई इस देश में, और जो मुसलमान वहां से आए, जो मुसलमान यहाँ के थे, उनको ये भरोसा दिलाया कि नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। नफरत नहीं फैलाई थी। ठीक बात है। तो उस नेहरू से क्या तुलना करोगे? और फिर 1952 से लेकर 1964 तक जो इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाए हैं,
वो इस देश का आधार है। और एक लिस्ट निकाल लेना कि 2014 के बाद कितने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को, संस्थानों को बेच दिया गया, वो भी चेक कर लेना। नोटबंदी का इतिहास भी चेक कर लेना। जो ये बताया जा रहा है धुरंधर फिल्म में कि नोटबंदी तो हमने पाकिस्तान के कारण की थी, यानी आपको अपने इतने बड़े फैसलों को देश को बताने के लिए फिल्में बनानी पड़ रही हैं। मतलब ऐसी फिल्में जिनमें सिंपल एजेंडा है। भाई नेहरू की जड़ें बहुत गहरी हैं। और आप 12 साल रहे, 24 साल रहे, नेहरू के कद को छोटा नहीं कर पाएंगे। 1947 तक रह लो जो आप जिक्र करते हो। 2047 2047 तक, माफ करना, क्योंकि मैं 1947 से शुरू हुआ था ना, वापस वहीं चला गया। तो आप 2047 का टारगेट दिया आपने विकसित भारत का, आप तब तक रह लो। नेहरू की जड़ नहीं हिल सकती। ठीक बात है। नेहरू ने इस देश को बांटा नहीं, नफरत नहीं फैलाई, समाज में जहर नहीं घोला। अगर आपको नेहरू बनना है ना, तो आप इस देश के लगभग 20 करोड़ मुसलमानों को ये भरोसा दिलवाओ कि मोदी आपका भी है। और ये आप कर नहीं सकते। माफी मांगिए, कपड़ों से पहचानो जैसे बयान के लिए था। ये आप कर नहीं सकते। जिस दिन आपने ऐसा कर दिया, आपका हिंदू वोट बैंक भाग जाएगा। तो आपके स्टेट्समैन बनने के राह में बहुत मुश्किलें हैं, कांटे पीछे पड़े हैं। ठीक बात है। और वो आपने बिछाए हैं, खुद ही बिछाए। कांटों की फसल जो है वो आप नहीं, अगर ये नहीं बिछाते तो ये 12 साल तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाते। ठीक बात है ना, बेशक ये बात तो बिल्कुल सच्ची है। और मुझे एक चीज़ और याद आती है आदेश जी, मोदी राज में अमेरिका का प्रेसिडेंट कह देता है कि हम जो कहते हैं वो भारत कर देता है, इंडिया इज अ गुड एक्टर, आई कैन डिस्ट्रॉय पीएम्स पॉलिटिकल करियर, मोदी के बारे में कहता है। 1950-51 का वो दौर था जिसको ये मान नहीं रहे। उस दौर में खाद्यान्न का संकट होता है, अमेरिका से मदद मांगी जाती है। अमेरिका कहता है यार ये इंडिया वाले हमारे साथ तो हैं नहीं, और रशिया के साथ भी गुट निरपेक्ष बोलते हैं। अब इनको जरूरत पड़ी है तो इनको मजबूर कर देते हैं कि हमारे साथ आ जाए। और तब नेहरू बोलते हैं वी विल नॉट बार्टर आवर फ्रीडम टू फूड, हम अपनी आज़ादी का सौदा नहीं करेंगे। तो नेहरू वो थे, और 47 से 52 का दौर वो था। उस दौर को आप नलिफाई नहीं कर सकते, उस दौर को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उस दौर को आप छोटा नहीं कर सकते सारे। और इनको बताना पड़ रहा है अखबारों में विज्ञापन देके कि आज मोदी नेहरू से बड़े हो गए। हाँ। मैं कहता हूँ जो बड़ा होता है उसको बताना नहीं पड़ता, सिंपल है। ठीक बात है। जो बड़ा है ना उसको चीख के बताएगा नहीं। बड़े होने के अमीर में और रईस में फर्क होता है। हाँ ठीक, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ठीक है, एक दौलत की जब बात करें ना सर, सत्तारूढ़ पार्टी की, तो एक दौलत उनकी ये भी है कि सीटें कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है। अब ये मैनेजमेंट हो सकता है, रिसोर्सफुलनेस हो सकता है। वोट चोरी का आरोप विपक्ष बार बार लगाता रहा, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन देते रहे, ममता बनर्जी पहले नहीं मानती थी, अब वो भी मानती हुई दिख रही हैं। अब सीट चोरी का एक मामला आ गया है मध्य प्रदेश, मीनाक्षी नटराजन, राज्यसभा सीट चोरी, थोड़ा सा समझाइए। रामचंद्र गोवा जी कहाँ है? वो एक आर्टिकल लिख रहे होंगे, उनके एक लेख की आवश्यकता है आज। मध्य प्रदेश से लेके झारखंड होते हुए और पश्चिम बंगाल तक उनका एक लेख की आवश्यकता है आज, कि वो लिखें कि राहुल गांधी जो है वो लड़ नहीं पा रहे हैं बीजेपी से, ना झारखंड में, ना मध्य प्रदेश में, और ना टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए। तो साफ साफ है भाई। ये बताओ ये केस है क्या? ये केस ये है कि कोई महिला तेलंगाना में, मीनाक्षी नटराजन तेलंगाना की प्रभारी हैं जी, तो कोई महिला तेलंगाना में किसी एक रेड्डी नेता की शिकायत करती है कि ये मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, शोषण कर रहे हैं, मैं इस पर क्लियरिटी नहीं है जी। वो उसकी सुनवाई नहीं होती है, वो प्रभारी मीनाक्षी नटराजन को भी बोलती हैं, फिर वो पुलिस के पास जाती हैं और पुलिस एक नोटिस भेज देती है मीनाक्षी नटराजन को भी कि ऐसा कांग्रेस पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो एफआईआर तो नहीं है, एक्यूज भी नहीं है कि उस एक नोटिस का जिक्र आपने अपने एफिडेविट में क्यों नहीं किया जब आपने नॉमिनेशन किया, इसलिए हम आपका राज्यसभा का नामांकन खारिज करते हैं। कल कर दिया उन्होंने। तो रात को 9-10 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग गई, वहाँ कुछ था ही नहीं, ताला लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि हम समझ देते हैं 12 बजे का, आज 11 तारीख, आज 10 तारीख, 11 तारीख, आज 11 नहीं 10 तारीख, 10 है आज। हाँ, तो कल कर रहे हैं जी। आज क्या होगा, आज ये चुनाव आयोग के पास जाएंगे, चले गए हैं। अब चुनाव आयोग, स्टेट चुनाव आयोग से पूछेगा भाई आप अपनी रिपोर्ट भेजो। वो रिपोर्ट हो सकता है कल शाम तक आए,
और कल दिन में बीजेपी के तीनों कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप चुन लिए गए हैं, ये राज्यसभा का सदस्य आप हो गए हैं, निर्विरोध हो जाएंगे। निर्विरोध हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये मैटर जाएगा कोर्ट में, चलता रहेगा। इनका नंबर जो है राज्यसभा में वो तो बढ़ चुका होगा, बढ़ चुका है। अब उसमें कोई शंका नहीं है मुझे। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मीनाक्षी को लेकर काफ़ी मतलब विरोध था, दबी जुबान में था। इसलिए था क्योंकि वो राहुल गांधी के कैंडिडेट हैं, जय जगत की महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। मेरा फेवरेट टॉपिक है वो। तो विद इन कांग्रेस दी फेवरेट। तो जब उनको ये टिकट दिया जा रहा था तो उनसे फीडबैक लिया गया स्टेट कांग्रेस से और बाकी लोगों से, कहा कि देखिए इनको हम जिता नहीं पाएंगे, आप कैंडिडेट चेंज कर लो, क्योंकि नंबर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ऐसा कहा गया था ये। उसके बावजूद भी कांग्रेस की लीडरशिप ने उन्हीं को चुना और उन्हीं को भेजा और क्रॉस वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। उससे पहले ही सब ने अपने अपने सहयोग से जो है वो काम कर दिया। अब इसमें एक सवाल उठता है जो बड़ा राजनीतिक सवाल है, किसने बताया 4 साल पुराने केस के बारे में बीजेपी को? एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाला भी और था। वो भी कहाँ के केस को? तेलंगाना के केस को। जो तार जोड़ लेगा उसको जवाब मिल जाएगा। आप थोड़ा तो बताएं। मुझे पता नहीं। पक्की बात है, अब सिर्फ ले लिया आपने। देखिए, हाँ, नहीं पता मुझे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ, आपको भी पता है इनको सब कुछ है, बता नहीं रहा, आपके लिए पजल छोड़ा हुआ है। ये पजल सॉल्व हम जरूर जैसे राहुल गांधी ने कहा था पजल 16, हाँ, मैं आपको दे रहा हूँ पजल मीनाक्षी। पजल मीनाक्षी, तेलंगाना, एमपी, सब कुछ, जो भी पजल आप मानिए, इस पजल को सॉल्व आपको करना है। पर टीएमसी के साथ क्या हो रहा है साहब? टीएमसी के साथ कुछ नहीं हो रहा। टीएमसी के साथ तो सब कुछ हो रहा है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। टीएमसी के साथ शिवसेना मॉडल अपनाया जा रहा है और टीएमसी के सांसदों को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। जो कलाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पत्रकार हैं, मतलब जो जिन लोगों को एजेंसीज दबा सकती हैं केसेस में, इनके बिजनेस में, इनके करप्शन में, या जो भी जहाँ भी आप उनको दबा सकते हो, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए, ईडी के जरिए आपको दबा दिया जा रहा है, या पैसों के जरिए। अच्छा, मतलब जहाँ पे स्पेस है, स्कोप है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको पूरा किया जा रहा है। और टीएमसी को टुकड़े टुकड़े कर देने हैं। अगर आप देखना कि अगले 2-4-5 दिन में, नेक्स्ट शो तक, टीएमसी का कुछ एक आधा आदमी ही बचेगा बस, जिस हिसाब से इस्तीफे हो रहे हैं। जिस टीएमसी को हम अभी जानते हैं, उस टीएमसी का। हाँ, और ममता बनर्जी के पास टीएमसी का सिंबल भी नहीं बचेगा, इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ आपको। वो जो स्पीकर को चिट्ठी जाएगी जितने सांसदों की, और स्पीकर उसी को एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे कि यही असली टीएमसी है। जैसे असली शिवसेना और एकनाथ शिंदे के साथ किया गया था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था, ऐसे ही ममता बनर्जी का जो चुनाव चिन्ह होगा वो इधर दे दिया जाएगा दूसरे ग्रुप को, जिनका समर्थन बीजेपी को होगा। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई ये सब बीजेपी क्यों कर रही है? उन्होंने 7 सांसद तोड़ दिए आम आदमी पार्टी के। उनका एक भी विधायक नहीं है पंजाब में बीजेपी का, लेकिन उनके पास 7 राज्यसभा सांसद हैं। और राज्यसभा सांसद को बीजेपी मतलब विधायक चुनते हैं। हिस्ट्री तो देखिए, मोदी जी लिख रहे हैं ना, इसलिए नेहरू से बड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि उसके लिए किसी दूसरे को लिखनी होगी। आपकी हिस्ट्री खुद लिखने लगेंगे तो खुद थोड़ी होता है, खुद तो करना होता है। वही बात कि मैं मास्टर जी बोल रहा हूँ, तो मास्टर जी मैं लगाऊंगा, लोग कहेंगे कि आप बड़े हो। खुद तो आपको करना होता है ताकि हिस्ट्री लिखी जाए। इस देश की जनता, इस देश के विद्वान, इस देश के इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर, जो भी लोग हैं, वो कहेंगे कि आप बड़े हो। ठीक बात है। आप खुद नहीं कहोगे कि मैं बड़ा हूं और मुझे बड़ा कहो, फिर क्या बड़े हो? फिर तो आप बहुत छोटे हो, इनसिक्योरिटी से भरे हुए। आपके डर में मुख्यमंत्री विज्ञापन दे रहे हैं कि साहब को अच्छा लगता है ये। ठीक बात है। जिस दिन आपको बिना कहे लोग ये कहें कि नहीं साहब आप बड़े हो, आनंद आ गया, मजा आ गया आपसे मिलके, आपको सुन के। कुछ डर में थोड़ी बड़ा बनाता है आपको। डर का फिर आपकी तुलना नेहरू से हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती इन जैसे जिन परिस्थितियों में आज हो रही है। ठीक बात है। अच्छा, बता रहे थे क्यों हो रहा था? कहाँ थे हम? क्यों हो रहा था? टीएमसी का विलय क्यों किया जा रहा है, या आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं, आम आदमी पार्टी विलय वर्ड गलत है, तोड़ा क्यों जा रहा है? तोड़ा क्यों जा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? लोगों को लग रहा है कि सरकार दोबारा से डिलिमिटेशन बिल लेके आएगी,
जिसमें जो बिल गिर गया था बंगाल चुनाव से ठीक पहले, बंगाल चुनाव के बीच में ही लेके आए थे इस बिल को, और उसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी 362 विधायक चाहिए। तो वो विधेयक जो है वो गिर गया था। अब ये सांसद जो तोड़े जा रहे हैं सभी पार्टियों के, इसके ज़रिए ये दोबारा उस बिल को लेके आएंगे। लेकिन मुझे इस बात में शंका है कि बीजेपी के 240, 12 जेडीयू के, काउंट करते रहना, 52 और 16 टीडीपी के, 68। 68। अब ये जो तोड़े जा रहे हैं 28, उसमें से 28 नंबर जो है वो टीएमसी का है। अगर मैं 20 और जोड़ दूं इसमें, कितना हो गया? 78, 88, 288 हो गया। अब बचा डीएमके की जो नींव है ना, वो बहुत सेकुलर नींव है डीएमके के लिए, क्योंकि सेकुलर के भी एक्सट्रीम पे जाके हैं। हाँ, नहीं, डीएमके दलित पॉलिटिक्स करती है, पेरियार की पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। और डीएमके का ही डिलिमिटेशन बिल का जो प्रारूप था, उसमें बड़ा उनका विरोध था कि आप जनसंख्या के आधार पे आप ऐसे नहीं बांट सकते, अगर हमारे जनसंख्या नहीं बढ़ी, आप उसमें हमारी गलती क्या है, ठीक है। तो वो अगर उसके भी 32 सांसद आप जोड़ लो, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि डीएमके साथ देगी उसमें, हाँ, आप उनको भी तोड़ दो तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, तोड़ेंगे तो 32 नहीं होंगे, 22 नहीं होंगे, ठीक है। तो 288 और 22 310, फिर भी 362 चाहिए। तो ये जो मंशा दिखाई दे रही है तोड़ने की, वो अगर ये वाला बिल है तो वो पूरी नहीं होती। तो मंशा भी समझ नहीं आ रही कि 2/3 बहुमत कैसे हासिल करोगे। लंबा खेल रहे हो कहीं, कुछ कितना लंबा बचे हुए हों, जो देश के लोग पकड़ ही नहीं पा रहे, इतना कितना लंबा खेल रहे हैं। बहुत फास्ट बॉलर हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही, नंबर्स बढ़ाना ही है राज्यों पे। नहीं, मैंने इसलिए चर्चा की इस नंबर के हिसाब से डिलिमिटेशन बिल के ऊपर, कि ताकि नंबर का गणित कम से कम समझ में आए, वो तो नहीं समझ आपके मेरे भी और जनता के भी, पर वो तो नहीं, लेकिन वो मुझे इम्पॉसिबल सा लगता है। और 310 तक पहुंच रहे हैं जब हम डीएमके को शामिल कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मुझे डीएमके का शामिल मुश्किल लगता है। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि देर सवेर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी और डीएमके दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी। इस बार तो मना कर दिया, टाइम बहुत है ना, पंजाब का चुनाव है, अभी नई डीएमके को बाहर किया है, वो सब ठीक है, लेकिन जब ये इकट्ठे होंगे एक लार्जर मोटिव के लिए कि हमें बीजेपी को हराना है, और जिस हिसाब से ममता ने एक बात कही है कि 543 सीटों पे बीजेपी के सामने सिर्फ एक कैंडिडेट हो इंडिया अलायंस का, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो अगर ऐसा हो जाता है ना, तो बीजेपी की मुश्किलें बहुत खतरनाक हो जाएंगी। फिर मतलब यही तो हुआ नहीं था, यही नहीं हो पाया ना। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन था? खुद ममता बनर्जी। मैं अब उस सवाल पे आता हूँ सर, और मुझे लगता है कि बहुत सारा दर्शकों ने भी सोचा होगा कि आदेश जी कब इसको डिकोड करके बताएंगे आपने, क्योंकि पिछली चर्चा में कहा था कि ममता बनर्जी ने फोन किया राहुल गांधी को कि आप मीटिंग बुलाइए इंडिया अलायंस की। 23 दलों ने उस मीटिंग को अटेंड किया, आम आदमी पार्टी उससे बाहर रही, डीएमके उससे बाहर रही। क्या क्या हुआ उस इंडिया अलायंस की मीटिंग में? देखिए, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का तो मेन फोकस वोट चोरी का ही था कि भाई कैसे कैसे हमारे साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं, जो उनको बाद में याद आया। तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब पे इतने केस नहीं हैं जितने अकेले हमारे परिवार के ऊपर हैं, क्योंकि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। राहुल गांधी बंगाल में जाके ममता के खिलाफ बोलते हैं, लेफ्ट के खिलाफ बोलते हैं कि इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उधर जब राज्यसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस, ये तेजस्वी यादव की बात बता रहा हूँ मैं, तेजस्वी यादव ने बोली ये बातें। अच्छा, तो तेजस्वी ने कहा कि जब राज्यसभा चुनाव आता है तो ना ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और ना ही प्रभारी हमारे बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, जब स्टेट यूनिट्स मुझे कहती हैं कि भाई ये मुद्दा उठाना है तो मैं उठाता हूँ, तो स्टेट और सेंटर के बीच जो है वो ये मेरा कर्तव्य भी बनता है। तो इस बात को लेके आपत्ति जाहिर की बहुत सारे लोगों ने। फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, बताइए कि कौन नेता कहता है इस बात के बारे में आपकी पार्टी का? कोई नहीं कहता। तो इन बातों पे चर्चा हो रही थी। गिले शिकवे दूर हुए, बेसिकली हुए दूर, हाँ हुए, अच्छा। थोड़े थोड़े हुए। तो अखिलेश ने अपनी बात कही, तेजस्वी ने कही, ममता ने वोट चोरी की बात कही, और राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देने की कोशिश की बहुत सारे विषयों के ऊपर। फिर ये तय हुआ कि नहीं, ठीक है, अगले हर 2 महीने बाद हम मिलेंगे और उस पर व्यापक चर्चा होगी, बैठ के बात करेंगे।
तो ये एक अच्छा संकेत है विपक्ष के लिए। और इसमें जैसा मैंने कहा कि अब राहुल गांधी को किसी नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है। मतलब अब उनके कहने पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिस दिन ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को फोन करके ये कहा कि आप इंडिया अलायंस की बैठक बुलाइए, ये उस दिन तय हो गया कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को नेता स्वीकार कर लिया है। इसके राजनीतिक मायने तो यही है ना। बिल्कुल ठीक है, वरना वो क्यों कहती। अरविंद केजरीवाल इसलिए नहीं आए क्योंकि पंजाब में चुनाव है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है। दूसरा, उनके घाव भी हरे हैं क्योंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अलायंस नहीं हो पाया था और कांग्रेस पार्टी के ही अलायंस नहीं होने के कारण आम आदमी पार्टी हार गई। अगर हो जाता तो वो जीत सकते थे, रिपीट कर सकते थे। ठीक है, बट उसमें इम्पैक्ट था SIR का भी, जो वोट दिल्ली में भी, तो उनके भी घाव हरे हैं अभी। तो वो इसलिए नहीं आए। फिर उनको पंजाब जीतना है। अब पंजाब जीतना उनका सर्वाइवल है, आम आदमी पार्टी क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल है। ठीक बात है, क्योंकि अगर आप पंजाब भी हार गए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और बीजेपी ये चाहेगी कि एक कांटा और निकले कि वो पंजाब हारे। तो इस तरीके की समीकरण चल रहे हैं अभी। राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। और उसका जो ताज़ा उदाहरण है वो है कि जब राहुल गांधी ने फ़ोन किया ममता बनर्जी को, जब अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ कोई दिक्कत है उपचार में तो मैं इनको हैदराबाद शिफ्ट कर देता हूँ, वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ममता ने कहा नहीं वो तो कोई समस्या नहीं है। तो वो अपनी छतरी बड़ी कर रहे थे, बिगर अम्ब्रेला। हाँ, कि जो कांग्रेस का हमेशा से रहा है, जो हमेशा से रहा है और जो पिछले लोकसभा चुनाव से पहले नहीं था, जो मिसिंग था। क्योंकि शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, हर कोई कहता था कि नहीं हमें सोनिया गांधी से बात करनी है। और इधर सोनिया गांधी पार्टी की कमान अपने बेटे को सौंप चुकी थी। वो उनकी लीडरशिप को स्टैब्लिश करना चाहती थी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो इनको एक नीतीश कुमार की आवश्यकता थी। लेकिन अब ममता के एक फोन ने वो जो आवश्यकता थी, अनिवार्यता थी, वो खत्म कर दी। और ये साफ संदेश दे दिया कि राहुल गांधी ही अब विपक्ष के LOP तो वो है ही हैं। हाँ। इंडिया अलायंस के नेता भी वही हैं। राजनीतिक मायने ये कहते हैं। चलिए, तो गिले शिकवे दूर हुए इंडिया अलायंस की मीटिंग से, और गिले शिकवे राजस्थान में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो दूर होंगे या नहीं होंगे ये पता नहीं। हमसे कोई गिला शिकवा आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। शिकवा से मतलब सवाल हो तो लिखें ताकि हम उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो रेगिस्तान की बात हमने की कि राजस्थान के सियासी नब्ज को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस हार गई थी चुनाव, सरकार रही नहीं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, बहुत सारे झगड़ों की बातें आई। 2020 देखा लोगों ने जब सचिन पायलट अलीजडली बगावत करते हैं। उसका 2022 देखा गया जब अशोक गहलोत बगावत करते हैं। 4-5 साल बीत चुका है। 2022 को 4 साल बीत गया, 2020 को 6 साल बीत गया। अशोक गहलोत के जख्म जो हैं वो शायद भरे नहीं हैं, या क्या है ये आप बताएंगे। तो गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2022 में जो बगावत हुई थी ना, वो बगावत सेंट्रल आला कमान के खिलाफ नहीं था, हाई कमान के खिलाफ नहीं था। वो बगावत पायलट साहब के खिलाफ था। मेरी छवि को धूल धूसरित करने की कोशिश की गई, जो कि मामला ये था कि अध्यक्ष बनाया जाना था। वो कह रहे थे अध्यक्ष बनाने कोई मामला ही नहीं था, ये तो एक साजिश थी मेरे खिलाफ। तो अशोक गहलोत के खिलाफ साजिश कौन कर रहा था? नहीं, अगर गहलोत साहब के खिलाफ साजिश हुई थी 4 साल पहले, तो उनको 4 साल बाद याद आ रहा है कि मैं इस देश के लोगों को और अपनी पार्टी को और अपनी हाईकमांड को ये बताऊं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी। उन्होंने इन पिछले 4 सालों में इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि मेरे ऊपर इतने आरोप लगे। हिंदुस्तान की मीडिया ने तरह तरह से इस बात के विश्लेषण किए कि गहलोत साहब जो तीसरी बार के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे कांग्रेस पार्टी के, जो कि इतिहास में दर्ज होता है। ये बात मैं आपके शो में कई बार बोल चुका हूँ कि गहलोत साहब को लोग हिस्ट्री में पढ़ते कि गांधी परिवार ने जब ये फैसला किया था कि कौन होगा गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष, और इन दिनों राहुल गांधी बहुत ज़्यादा OBC की बात कर रहे थे और अशोक गहलोत के ऊपर गांधी परिवार बहुत ट्रस्ट करता था। और गहलोत साहब भी कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, जब वो चाहेंगी मंजूर कर लेंगी। लेकिन जब अगर अच्छा मैं ये मान लूँ कि ये जो बगावत थी ये पायलट के खिलाफ थी, जब अजय माकन और खड़गे साहब को पर्यवेक्षक बना के राजस्थान जयपुर भेजा गया, कहा कि आप लोग विधायक दल की बैठक बुलाइए, और उस बैठक से तुरंत पहले गहलोत साहब और उनके कुछ पसंदीदा मंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ के और जैसलमेर जाके
पहुंच गए थे, एक मंदिर दर्शन करने गए थे वहाँ पे, और उसी शाम को वो बैठक होनी थी। तो ये उस बैठक में क्या होता? उस बैठक में होता कि पर्यवेक्षक जाते, वो कहते कि हम एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं आप लोगों की सहमति से कि हम हाईकमांड पे फैसला छोड़ते हैं, ठीक, जो अभी केरल में हुआ था, जो हर जगह होता हर है जगह कांग्रेस होता है, आप पार्टी पहले में। भी बता चुके हाँ, हैं ये हाईकमांड कल्चर है, ठीक है। हम्म। प्रस्ताव पारित होता है और कहते हैं कि ऑब्जर्वर गए थे, तो वो जो ऑब्जर्वर गए वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? हाईकमांड के, सोनिया गांधी के। क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थे तो आप विधायक दल के नेता थे, तो विधायक अगर बगावत कर रहे हैं तो बगावत एक विधायक के खिलाफ कैसे हो सकती है? सचिन पायलट एक विधायक थे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऐसा मैसेज गया कि उनको उनकी जगह सचिन पायलट सीएम बन जाएंगे। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो जगह बनेगी वहां सचिन पायलट बैठेंगे, और जो भी विधायक बागी हुए उस वक्त वो नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो सचिन पायलट के खिलाफ थे कि वो सीएम ना बने। ये दायित्व तो आपका बनता था एज ए चीफ मिनिस्टर कि भाई आप लोग यहाँ बैठो, मैं आप लोगों का नेता हूँ, क्योंकि मैं विधायक दल का नेता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ये मेरी ड्यूटी है कि जो हाईकमांड चाहता है वो मैं करके दूं। और वो बैठक होती, एक लाइन का प्रस्ताव पारित होता, और उसके बाद दिल्ली में बैठ के फैसला होता कि सचिन पायलट बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो तो सेकेंडरी विषय था। क्या अजय माकन या खड़गे साहब ने जाके वहां कहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे इस बैठक के बाद? किसी ने नहीं कहा। ये तो आपके कयास थे। और मान लो कि अगर हाईकमांड चाहता भी था, सोनिया गांधी या राहुल गांधी चाहते भी थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आपको अपना वो टाइम याद करना चाहिए जब 1998 में, अगर मेरा साल सही है तो, परसराम मदेरणा जो राजस्थान के सबसे बड़े नेता थे, उनको हटा के सोनिया गांधी ने पहली बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था। तो तब तो आपको मन में हाईकमांड की बहुत इज्जत थी, सोनिया गांधी की बहुत इज्जत थी। अब जब अगर हाईकमांड ऐसा सोच भी रहा था, जो कि कयास है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है पब्लिक डोमेन में जहां सोनिया गांधी ने या हाईकमांड ने या अजय माकन ने या खड़गे साहब ने ये कहा हो कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। वो एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने गए थे विधायक दल की बैठक में, लेकिन आपने वो बैठक नहीं होने दी, ये सबको पता है। ठीक बात है। अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं गहलोत साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे पहले गहलोत साहब ने एक और बात कही, क्या वही कारण भी है? क्योंकि गहलोत साहब कहते हैं कि 2020 में जो हुआ था उस गलती को स्वीकार करें, लेकिन सचिन पायलट जो है वो सीख नहीं पाए हैं गलतियों को स्वीकार करना। तो 2020 के जख्म भी, वो मानेसर जहाँ कैंप करते हैं सचिन पायलट के खेमे के कुछ विधायक, वो टीस भी गहलोत साहब के दिखती है कि है अभी? नहीं, देखिए, दिखती है, तब सरकार तो गिरी नहीं। सचिन पायलट नाराज थे अशोक गहलोत से। जब 18 में सरकार आई थी तो दोनों लड़ाई लड़ रहे थे मुख्यमंत्री की। अब क्योंकि तब अहमद पटेल साहब थे और उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग थी उस टाइम पे अशोक गहलोत की, तो इन सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, हम यहाँ पे भी सीनियर लोगों को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और आप याद कीजिए 2 तस्वीरें, एक तस्वीर में ज्योतिराज सिंधिया, कमलनाथ और राहुल गांधी खड़े थे, एक में सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट और राहुल गांधी खड़े थे। तो वहां से ये शुरू हुआ। सचिन पायलट माने कि ठीक है, मैं डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी होता हूँ, लेकिन जब वो सत्ता में, जब उनके पास जो मंत्रालय थे, जब वो सरकार चलनी शुरू हुई, तो एक भी अधिकार नहीं था उनके पास। उनके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो सीएम से पूछ के काम करते थे, मतलब पूरी दखल जो है वो सीएम की थी। उनके अंडर सब कुछ हो रहा था। वो सिर्फ नाम के महकमे के मालिक थे, नाम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। और एक दिन वो गुस्सा लावा बन के फूट गया, वो बागी हो गए। दोनों की बगावत में एक फर्क था। सचिन पायलट की बगावत अशोक गहलोत के खिलाफ थी, अशोक गहलोत की बगावत सोनिया गांधी के खिलाफ थी। लेकिन अशोक गहलोत यही कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ नहीं थी। नहीं, 4 साल बाद क्यों कह रहे हैं? अब क्या हो गया? तभी कहते थे। और जब आपने, अच्छा ठीक है, मान लो नहीं थी, तो फिर अशोक गहलोत ने उस बगावत के बाद 4 या 5 दिन के बाद जब उनकी मुलाकात किसी बड़ी महिला नेत्री ने करवाई थी सोनिया गांधी के साथ में, और उसके बदले में क्या होता, उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, ठीक है, गिव एंड टेक हुआ था। और जब बाहर आए थे तो मीडिया के सामने आके क्या कहा था कि मैं सोनिया गांधी से माफ़ी मांग के आया हूँ। किस बात की माफ़ी मांगी थी आपने?
ये सब जो हो गया, अब भी वो बोल रहे हैं हाँ, बात, नहीं फिर ये सब जो क्यों? हो गया मेरे जब होते जब हुए। बगावत आपके जो आप कह रहे हो आपकी बात में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपने सोनिया गांधी के सामने जाके माफी क्यों मांगी और फिर आपने मीडिया में आके उस बात को क्यों दोहराया कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी? क्या जरूरत थी आपको? जब आपकी गलती थी ही नहीं तो आपने माफी क्यों मांगी? मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, इसका जवाब तो देखिए अशोक गहलोत ही देंगे। नहीं, आप क्योंकि- मुझसे काउंटर कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बात बिल्कुल ठीक और है। ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है, अशोक मैं गहलोत घर से बना के नहीं आया हूँ। अशोक गहलोत अब भी जो बात कह रहे हैं हाँ। कि माफी मैंने इसलिए मांगी थी हाँ। क्योंकि वो स्थितियां पैदा नहीं होनी चाहिए थी, हाँ। ऐसा माहौल बन गया, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं थी। क्योंकि आप राज्य के मुखिया थे, आप विधायक दल के नेता थे, कैप्टन आप थे। चीफ मिनिस्टर के रूप में ये आपका दायित्व बनता था कि जो तत्कालीन कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आपको कहा था, पर्यवेक्षक भेजे थे, आपको उनकी बात का मान सम्मान रखना था, आप नहीं रख पाए। आपको लगा कि मुझसे गलती हुई है, आपसे गांधी परिवार नाराज हुआ, 4 से 5 दिन लगे, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, दिल्ली में बैठे हुए थे, और फिर एक बड़ी महिला नेत्री का सहारा लिया इन्होंने, उनके थ्रू उनकी बैठक हुई, जाके माफी मांगी। लेकिन एक बात बताइए आप, अशोक गहलोत जैसे कद के नेता के, जैसे आपने कहा भी, वो एक तो लॉयलिस्ट भी रहे गांधी फैमिली के हमेशा, और इस नहीं, लॉयलिस्ट रहे, खुद से कहते रहे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वफादारी दिखाओ तब आपने बगावत कर दी। प्रेसिडेंट बनाने वाली जो बात, ये कहते थे कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है। सिद्धरामैया कहते थे कि जिस दिन मेरा नेता मुझे कहेगा कि मुझे रिजाइन करना है, मैं रिजाइन कर दूंगा। राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने कर दिया, और आगे का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। ठीक है, और ठीक है, सिद्धरामैया को तो घर बैठा दिया। इनको तो कांग्रेस प्रेसिडेंट बना रहे थे, पार्टी का सबसे बड़ा पद। दोनों में फर्क है, सिद्धरामैया होना आसान नहीं है। तो आप सोचो, अगर ये बन जाते, अगर ये इनका टेस्ट नहीं लेते, गांधी परिवार ने इनका टेस्ट लिया। टेस्ट कैसे लिया? कि जो ये बार बार कहते हैं कि मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है, एक बार मांग के भी देख लो। हाँ, कि ये चेक जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति उस पद के लायक हैं जो इनको हम सौंपना चाहते हैं, पूरी पार्टी? इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और उस टेस्ट में गहलोत साहब फेल हो गए, और इसीलिए आज जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये वो दिन याद नहीं कर रहे हैं। अभी प्रेजेंट पे आ जाओगे, प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, इसके तार जुड़े हुए हैं। संगठन सृजन और उसके कारण नहीं, संगठन सृजन एक अलग चीज है, संगठन में बदलाव हो रहा है जी, बड़ा भारी बदलाव हो रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राज्यों के बीच में, सचिवों के बीच में एक बड़ा बदलाव है, जो मुझे लगता है कि आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 तारीख है, अगले रिकॉर्डिंग तक हमारे उससे पहले बदलाव हो जाएगा। बहुत सारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीज स्टेट में जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे राज्यों के लोग जो हैं वो राज्यों में चले गए हैं, कोई मंत्री बन गया है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। उसी सब कड़ी में गहलोत साहब को इस बात का आभास हो रहा है कि गांधी परिवार सचिन पायलट को राजस्थान भेज रहा है। आशंकाएं, उन आशंकाओं के आधार पे, और बड़े नेताओं के पास आशंकाएं नहीं होती, उनके पास पुख्ता खबरें होती हैं। देखिए, अब जब आप ये बात कर रहे हैं तो आदेश जी आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या? यही आशंका गहलोत साहब को उस वक्त थी कि इनको सीएम बना दिया जाएगा, तो पुख्ता खबर उस वक्त भी रही होगी ना। अगर आज की आशंका पुख्ता खबर है तो मैं कह रहा हूँ कि बड़े नेताओं के पास पुख्ता खबरें होती हैं, ठीक है, बट मैं फिलहाल कह रहा हूँ कि आशंकाएं हैं, बट मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि नहीं, पुख्ता खबर उनके पास जरूर होगी, क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण उस वक्त नजर नहीं आता कि जिसे ये मान लिया गया कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि गांधी परिवार ने इनका इम्तिहान लिया कि क्या ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक हैं, क्या हम पीछे हट जाएं जिस पद से, उस पर गहलोत साहब बैठ सकते हैं। दिल कितना बड़ा है ये दिख जाता उस वक्त। तो वो कैसे चेक हो सकता था? वो एक ही सूरत थी, सचिन पायलट के नाम की। लेकिन आपका काम ये था कि आप सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा के भेजते कि मेरी नेता सोनिया गांधी ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव माकन साहब और खड़गे साहब आए हैं और मेरा ये दायित्व बनता है। लेकिन वहाँ क्या हुआ? वो भी दर्ज है इतिहास में। वहाँ आपकी आशंकाएं जो पुख्ता भी हो सकती हैं वो हावी हो गई। आपके अंदर एक डर आ गया कि नहीं, इसको नहीं बनने दूंगा। अरे भाई, क्यों नहीं बनने दोगे? आप परसराम मदिराना से बड़े नेता नहीं थे जब आपको बनाया था। और ठीक है ना, मूव ऑन तो करना होता है, आगे कभी ना कभी तो आप इस बात को कहोगे कि नहीं। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ,
ये भी एक छोटी सी कहानी है। ना बढ़िया सर, कहानियाँ तो गहलोत साहब बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं गांधी परिवार से मिलने का और अपनी बात कहने का, व्यक्तिगत रूप से। मतलब उस एक घटना के बाद उनका लगभग हाँ, कनेक्शन कट उनका हो जो गया। तार है ना वो कटा हुआ है, अच्छा, जो जोड़ता था। तो ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई इनकी बात सुनी जाए, ये बात करें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनको किसी ने इनडायरेक्टली एक मैसेज दिया था कि आप एक बात कहो कि भाई अब तुम, मुझे वोट दिया पार्टी ने, मुझे 3 बार का सीएम बनाया है और अब मैं राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए पार्टी में काम करूंगा, उनको मजबूती देनी है मुझे कि आप ऐसा कुछ बयान दो मीडिया में, तब हो सकता है कि कुछ बात आपकी बने। नहीं दिया इन्होंने। जिस दिन बयान दिया तो उस दिन रायता फैलाया। इन सारे बयानों का एक ही मतलब है, निचोड़, वो है कि मुझसे बुला के बात करो। क्या बात करो, ये आपने लिखा भी था। क्या चाहते हैं, किस बारे में बात हो उनसे? राजस्थान तुमको देते हैं, राजस्थान के बारे में बात करना चाहते हैं, अपने बारे में बात करना चाहते हैं। इन सारे बयानों का टोटल जो सार है ना, वो एक ही बात है कि मुझसे बात करो, नहीं तो मैं रायता फैला दूंगा। और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे राहुल गांधी को। सोनिया गांधी की राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में बहुत डिफरेंस है। समझाइए सर। सोनिया गांधी थोड़ा बहुत महिला थी, थोड़ा बहुत डर के राजनीति करती थी। राहुल गांधी डर के राजनीति नहीं करते। अच्छा, इसमें एक जो स्टेटमेंट है कि महिला थी इसलिए डर के राजनीति नहीं करती नहीं, थी। महिला थी, पति का देहांत हो गया था, बच्चे छोटे थे, राजनीति में आना नहीं चाहती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से आते 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 दूसरा, हिंदुस्तान की राजनीति को समझती नहीं थी, दूसरे देश से आई थी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि अपने फैसलों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी थी, बड़े नेताओं की सुनती थी। राहुल गांधी उस स्टाइल की पॉलिटिक्स नहीं करते है वो। राहुल गांधी आर पार की पॉलिटिक्स करते हैं। और अब उनको समझ में आ गया है, और उनके जो फैसले अभी मैं देख रहा हूँ हाल के दिनों में, उन्होंने कमलनाथ को राज्यसभा नहीं दी। छोटी बात नहीं है ये। ठीक बात है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कमलनाथ कि उन्होंने कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को राज्यसभा देने से मना कर दिया। किसको भेजा? मीनाक्षी नटराजन को। और वो जो पूरा हिवॉक हुआ उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी, जो गहलोत साहब जिस तरीके से राजनीति करके और मैसेज दे के कह रहे हैं कि नहीं मुझे बुला के बात करो, ये स्टाइल राहुल गांधी का नहीं है। आपके एडवाइजर्स आपको गलत राय दे रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के इंटरव्यूज जो हैं दोबारा देखें अशोक गहलोत, मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े नेता अशोक गहलोत जाहिर है। मैं खुद ये कहता था, अभी भी कहता हूँ कि अशोक गहलोत इस पार्टी के सबसे मजे हुए खिलाड़ी हैं, जादूगर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि उस मजे हुए खिलाड़ी जादूगर के अंडर सचिन पायलट ने इंटर्नशिप कर ली तो वो उनके सारे दाव सीख गए। तो गहलोत साहब का एक्सपीरियंस अगर 27 सालों का है या 40 सालों का है तो 40 प्लस 5 10 नहीं, ज्यादा ही हो गया। वो उनको जोड़ लीजिए, वो इकट्ठा होकर पायलट का हो जाता है। अब देखो, उदाहरण देता हूँ, क्या अशोक गहलोत के बयान पे सचिन पायलट ने रिस्पॉन्ड किया? नहीं, खत्म होगी बात। तो जो बोल रहा है, इसी में सवाल है, इसी में जवाब है। ठीक बात है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, पहली बार मंत्री बनते हैं पायलट साहब, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त, यूपीए 2 की सरकार थी, फोन करते हैं कि मेरी मदद करिए पायलट साहब, गहलोत साहब को। गहलोत साहब मदद करते हैं, उनकी मदद के कारण पायलट साहब पहली बार मंत्री बन पाते हैं। तो एक नैतिक मामला होता है ना कि आदेश जी के कहने पे चलिए मेरा काम हो गया, शुक्रिया आदेश जी, मतलब आपके कहने पे मेरा कुछ हो तो मैं कहूँ। पायलट साहब ने कभी आभार नहीं जताया, और एक बुजुर्ग नेता जो है, जिन्होंने बच्चे की तरह हमेशा देखा पायलट साहब को, उनके मन में इस बात का खेद है। तो इस राज्य की आभार तक नहीं जताया जिसे मैं अपना बच्चा मानता था। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में कोटा था, राहुल गांधी का कोटा। उस कोटे में बहुत सारे लोग मंत्री थे, जिनमें से एक सचिन पायलट थे, आरपीएन सिंह थे, जितिन प्रसाद थे, मिलिंद देवड़ा थे, ज्योतिराज सिंधिया थे, प्रदीप जैन आदित्य थे। ठीक है, एक ऐसी लंबी फहरिस्त थी जिन्हें यही कहा जाता था कि ये राहुल गांधी की टीम है, ये राहुल गांधी के कोटे में केंद्रीय मंत्री हैं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को बनाया था, और सचिन पायलट, या मैं कहूँ कि राजेश पायलट जी की लॉबी कांग्रेस पार्टी में इतनी बड़ी थी कि उन्हें किसी अशोक गहलोत की आवश्यकता नहीं थी। मतलब क्या ये तो बात खुले तौर पर कह रहे हैं अशोक गहलोत? नहीं, मुझे फोन किया गया था और मैंने मदद की थी। वो तो पायलट भी कहते हैं कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वैभव गहलोत को टिकट देने से मना कर दिया, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे उनका टिकट चाहिए, और मैं लेके आया। वो भी कहते हैं, कहते हैं ना, कहते तो हैं। हाँ, मतलब अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं इस बात? मैं क्यों कहूँ? अच्छा, मैं क्यों कहूँ झूठ बोल रहे हैं?
मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी के कोटे में सारे युवा नेता मंत्री बने थे, नंबर 1। नंबर 2, राजेश पायलट की लॉबी इतनी बड़ी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अहमद पटेल से लेके और बहुत बड़े बड़े नेता जी, उनको किसी गलत की आवश्यकता नहीं थी मंत्री बनने के लिए। और अगर इन्होंने कटसी में कह दिया होगा कि हाँ भाई ठीक है मेरे राज्य से सांसद हैं तो आप इनको भी एकोमोडेट करो, तो हो सकता है कि वो दहलीज पे खड़े धक्का मार दिया। लेकिन एकमात्र अशोक गहलोत के कारण पायलट मंत्री बने थे, ये मुझे हजम नहीं होता। अच्छा एक बार बताएं सर, आप काफ़ी आप इसको क्योंकि देखते भी रहते हैं, कवर भी कर रहे होते हैं, आपकी नज़र गड़ी रहती है, रिलेशन जो है गहलोत साहब और पायलट साहब के बीच का वो है क्या? कौन ऊपर कौन नीचे, ये लड़ाइयाँ हैं तो हैं ही, जाहिर है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत साहब ने जितने बड़े राजनीतिक परिवार थे राजस्थान की राजनीति के, चाहे वो मिर्जा फैमिली थी, चाहे वो मदेरणा फैमिली थी, चाहे वो ओला परिवार था, चाहे वो बिश्नोई थे, नवल किशोर शर्मा थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे वहाँ पे। उन सब को राजनीतिक रूप से किसने निपटाया? अशोक गहलोत ने। और एक यंग लड़का उनके सामने आके खड़ा हो गया और वो उनको चैलेंज कर रहा है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है, और वो उसको निपटा नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर ये टीस जरूर होगी, ये कवि की कल्पना है। ऐसा मुझे लगता है। हम लोग जब स्कूल में थे तब भी सीपी जोशी की कहानी बड़ी चलती थी कि एक वोट से जादूगर साहब ने जादू कर दिया। यहाँ सचिन पायलट के खिलाफ जादू ही नहीं हो पा रही, जबकि सचिन पायलट 2020 में बगावत का इल्जाम भी लगा और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अशोक गहलोत ने अपने सारे दाव सचिन पायलट के सामने खोल दिए और उन्होंने वो सारे दाव सीख लिए। तो अगर गहलोत साहब का एक्सपीरियंस 40 साल का है तो सचिन पायलट का एक्सपीरियंस 40 + 20, हाँ, मैं वही कह रहा था, इयर्स का हो गया। ठीक बात है। ठीक है, तो इनके मन में ये टीस जरूर होगी कि मैं एक लौंडे को निपटा नहीं पाया, अच्छा, और मैंने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी निपटा के घर बैठा दिए। राजस्थान का हर बड़ा परिवार। एक बात और बताऊं मैं आपको, एक बड़ी बहुत विचित्र परिस्थिति है एक हिंदुस्तान की राजनीति में, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। या तो मुख्यमंत्री मैं रहूं या मेरा बेटा रहे, नहीं, या तो मुख्यमंत्री मैं रहूं या फिर सरकार दूसरी पार्टी की बन जाए। अच्छा, नहीं बेटे के लिए भी तो होती है, बेटे नहीं होती। यहाँ एक बड़ी बहुत भारी समस्या है ये, और ये अक्रॉस द पार्टी लाइन है। या तो मैं सीएम बनूंगा या दूसरा, और या फिर विपक्षी पार्टी की मुख्यमंत्री बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपनी ही है, साथ वाला नहीं दिखना चाहिए। आप देख लो वसुंधरा वर्सेस गहलोत देख लो आप जी, ध्यान से, इसको ध्यान से डिकोड करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपके। ठीक बात है। ऐसा बहुत सारे राज्यों में है। मतलब ये नहीं सोचते कि यार जिस मोदी जो कर रहे हैं ना अभी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया है कि हर राज्य में कमजोर चीफ मिनिस्टर वो बनाते हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल है ये। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडल, डेमोक्रेसी के लिए तो नहीं है, पार्टी के लिए जरूर है। पार्टी के लिए, उनके लिए। हाथी नहीं पालते वो जी। कांग्रेस ने सारे हाथी पाले, इंदिरा गांधी भी ऐसी करती थी। अच्छा, इसमें अपने आप एक खासियत कांग्रेस की दिख रही है, जो आपका स्टेटमेंट है उसमें कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका सम्मान हो रहा था, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान हो रहा था, लेकिन पार्टी का नुकसान होता रहा। और मैक्सिमम राज्यों में जी ये क्या करते हैं, बीजेपी मॉडल क्या है कि चुनाव से ठीक पहले, साल भर पहले पूरी कैबिनेट, सीएम सब चेंज, तो वो किसी को हावी होने नहीं देते। यहाँ क्या मॉडल है, या तो मैं या फिर दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाओ, और कोई नहीं। अगर मैं नहीं तो मेरी पार्टी भी नहीं। हाँ। और इसके कारण ये नहीं सोचते कि जिस पार्टी ने तुम्हें 1 बार 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, तुम एक साधारण परिवार से आते थे या तुम डिजर्व करते थे या नहीं करते थे, ये एक अलग बहस हो सकती है। तुम कम से कम कहीं तो किसी का एहसान मानोगे। ठीक बात है, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। कहीं कुछ तो मर्यादा होगी जी। उसको जाके क्या कहोगे ऊपर वाले को कि क्या करके आया मैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मुझे कई बार ये लगता है कि अभी जो ये चल रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, जो ढूंढ के लेके आते हैं आखिरी लाइन से उठा के, ये बेस्ट मॉडल है। हाँ, पार्टी कमजोर नहीं होगी, पार्टी कमजोर नहीं होगी। अच्छा, मुझे ना रश्मि रथी एक बात बताता हूँ तुम्हें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी रोक रहा हूँ। गांधी परिवार ना आज की डेट में जो फैसले कर रहा है वो बहुत सोच समझ के कर रहा है। इसकी ना बड़ी वजह बताता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल सेलिब्रेट हो रहे हैं कि वो उनका जो कार्यकाल है वो नेहरू से बड़ा हो गया है। इस पे हम बाद में आएंगे। हाँ। लेकिन क्योंकि ये संदर्भ है तो मुझे इसकी बात करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल हुए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और कांग्रेस पार्टी के लगभग 50 साल वो सत्ता में रहे हैं।
जी और उसमें भी जो मेजर पार्ट रहा है वो गांधी परिवार के पास रहा है। ऐसा कौन सा परिवार है हिंदुस्तान की राजनीति में जो कंसिस्टेंटली इतने वर्षों तक सरवाइव कर जाए? एक भी नहीं है। ठीक बात है। चीफ मिनिस्टर्स बने हैं हम्म, 10 साल 15 साल, शिवराज सिंह चौहान 18 साल, एक्सेप्शनल केसेस जी हैं, लेकिन देश के ऊपर सरवाइव करना और वहां टिके रहना ये लोग कर पाए, गांधी जी कर पाए। और अब गांधी जी को ये लग रहा था कि थर्ड टर्म बीजेपी की आ गई है, मोदी की आ गई है, और अगर अभी भी हमने सही फैसले नहीं लिए ना गड़बड़ हो जाएगा तो मामला। मामला बैठ जाएगा। इसीलिए सतीशन, DK शिव कुमार, TVK, अब पंजाब, फिर राजस्थान, फिर छत्तीसगढ़, 29 का मिशन लेके चल रहे हैं ये लोग। पहले क्या होता था, एक कहानी और सुनो छोटी सी। पहले क्या होता था, राहुल गांधी कहते थे अपने सिपाहियों को कि बताओ रेस का घोड़ा कौन सा है। वो ले आते थे बारात का घोड़ा, खड़ा कर दिया। अब सिपाही का ट्रस्ट है, अब उसको भगाया, निकला अब वो तो है ही बारात नहीं, का। ठीक बात है। वो तो है ही बारात का, वो कैसे भागेगा बेचारा। अब गांधी परिवार दूरबीन लेके रेस कोर्स पे खड़ा हुआ है, हम खुद ही ढूंढ लेंगे भाई। खुद चेक कर रहे हैं वो कौन सा है रेस का। इसलिए ये फैसले हो पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि सर्वाइवल नहीं बचेगा आगे। और मैंने आपके शो में बिहार चुनाव हारने के बाद एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये गांधी की कंपनी है। जिस हिसाब से ये पार्टी चल रही है, ना प्रॉफिट बचेगा ना कंपनी बचेगी। याद है आपको? बिल्कुल कहा था आपने। कहा था ना। आज गांधी परिवार जो है खुद खड़ा है रेस कोर्स पे, बोला हम चूज करेंगे कौन सा रेस का घोड़ा है। हाँ, क्योंकि तुम लोगों ने तो, हमने रेस के मांगे, तुमने लंगड़े दिए और बारात के दिए, भट्टा बिठा दिया तुमने। इसलिए ये फैसले हो रहे हैं। इन फैसलों पे आपने पहले भी हम लोग बातचीत कर ही चुके हैं कि मिशन 29 जो है राहुल गांधी का, वो इन फैसलों में दिख रहा है और राहुल गांधी के फैसले दिख रहे हैं। आपने जो नाम लिए ना सर, जो जब मंत्री पद की हम बात कर रहे थे, सचिन पायलट के मंत्री पद में अशोक गहलोत का कितना हाथ था, आपने कुछ मंत्रियों के नाम लिए जो राहुल गांधी के कोटे से बने हुए मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। सचिन पायलट बागी हुए एक बार 2020 में, गए नहीं। क्या अलग है सचिन पायलट में इन नेताओं के बनस्पत? देखिए, ये नेता वहाँ क्यों हैं, उनकी जो सबसे बड़ी USP थी वो क्या थी कि ये राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, इसीलिए वो महंगे बिके, इसीलिए उनको मंत्री बनाया गया, इसीलिए उनको सांसद बनाया गया। ठीक है, आपकी एक USP होती है ना जी, कि भाई आप क्या हो। बीजेपी ऐसे किसी को नहीं लेती है, वो कहते हैं कि आप क्या लेके आए हो, CV क्या है तुम्हारा, टेबल पे क्या रखोगे। तो उनका CV क्या था? उनका CV ये था कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में ये मंत्री थे और राहुल गांधी के कोटे के मंत्री थे और उनके नज़दीकी हैं। सिंधिया साहब को उनका दोस्त भी कहा जाता था, जी। बाकी किसको नहीं कहा जाता था। सचिन पायलट के बारे में भी ऐसी खबरें तो रहती हैं। सिंधिया साहब को और मिलिंद देवड़ा को, अच्छा, इन दो लोगों को उनका दोस्त भी कहा जाता था। मैं बाकियों के बारे में मैंने नहीं सुना कि कोई उनका दोस्त भी हो। तो ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। आज ये उधर है। सचिन पायलट का एक ही मकसद है कि उनको चीफ मिनिस्टर बनना है। अच्छा, क्या बीजेपी उन्हें चीफ मिनिस्टर बना सकती है? नहीं बना सकती। उसके पास अपने इतने हैं लोग उनके पास। ठीक है, जो उन्होंने अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे सीनियर नेताओं को छोड़ दिया, ठीक है, कि जो चीफ मिनिस्टर की लाइन में थे, कितनी एक लंबी फहरिस्त वहाँ के नेताओं की। सतीश पुनिया है, वसुंधरा जी को घर बैठा दिया। ठीक है, तो उन्होंने किसको चुना? आखिरी पंक्ति के व्यक्ति भजन लाल शर्मा को। तो क्या सचिन पायलट वहाँ जाकर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं। इसका जवाब सिंपल है। तो सचिन पायलट का ऑब्जेक्टिव मुख्यमंत्री बनना है। हर किसी का होता है राजनीति में। गहलोत साहब का भी यही तो था, बेचारे तो नहीं 3 बार बन तो गए। 3 बार तो रह ली ना भाई। किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया ना। उसके बाद ही मिल अध्यक्ष पद रहा था और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष हुए। चलिए, 10-15 साल बाद किताबों में पढ़ते लोग। ठीक बात है। और ये कहते कि कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति के ऊपर 1000 वर्ड्स में ऐसे लिखो। ठीक बात है। और उनको मास्टर जी चेक करते हैं कि सही लिखा है गलत लिखा है। UPSC के एग्जाम में आ सकता था। खैर, तो आपने अपना इतिहास खुद ही मिटा दिया। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और मायावती अब जीते जी अपना इतिहास लिख रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि नमो स्टेडियम, नमो एयरपोर्ट, कह रहे हैं ना जी, नमो सेंट्रल विस्टा, हर जगह प्लेट लगी है ना। बेशक। हाँ, मायावती जी क्या करती हैं? मूर्तियां, कहीं हाथी है, कहीं काशीराम की मूर्ति है, कहीं उनकी मूर्ति है, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके जाने के बाद कोई नहीं लिखेगा उनका इतिहास।
और ये बात प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं, खुद ही लिख खुद रहे ही हैं। लिख रहे हैं। लेकिन और यहाँ गहलोत साहब खुद मिटा रहे हैं, देखिए दोनों हाथों में रबड़ लेके ऐसे मिटा रहे हैं। ज्यादा बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं। कि जनजी का नहीं दौर नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं मानता मैं। नहीं, मैं भी सटायरिकली कह रहा हूँ। बहरहाल जनजी का दौर है ये। जब कुंडली खराब होती है ना, हाँ जब कुंडली खराब होती है हाँ, ये तो आप मानते तो हैं। आदमी को, ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। राजनीति में भाग्य का बहुत बड़ा खेल है प्यारे। अच्छा, राजनीति में एक बात आप और भी कहते हैं कि बहुत लंबा प्रिडिक्शन आप कर नहीं सकते, तो कोई प्रिडिक्शन भी करेंगे क्या आप किसके बारे में? गहलोत साहब के फ्यूचर के बारे में? मैं क्यों होता हूँ? लो, देश के अरे इतने बड़े पॉलिटिशियन, मैं ज्योतिष छोड़ी हूँ भाई। ज्योतिष नहीं, प्रिडिक्शन एज इन क्या करवट ले सकती है। मान लीजिए प्रदेशाध्यक्ष जो है वो सचिन पायलट को बना दिया जाता है। अशोक गहलोत साहब सचिन पायलट को पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते दोनों। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी फिर, और अशोक गहलोत की क्या स्थिति रहेगी राजस्थान? क्या पता मध्य प्रदेश मॉडल लागू हो जाए, क्या पता। वक्त के गर्भ में है सब कुछ छिपा हुआ। मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल है, जनजी का दौर है, कोई मूव ऑन छोटे मोटे रिलेशनशिप से नहीं कर सकता, तो सीएम की कुर्सी से मूव ऑन करना तो बड़ा मुश्किल होगा ही। बहरहाल अशोक गहलोत जाने कैसे उनको मूव ऑन करना, और कांग्रेस जाने कि क्या उसकी नीतियां होने वाली है। चर्चा आपने पूरी सुनी, कैसी लगी ये बताइए। कुछ और सुनना चाहते रहे हों आप तो वो सवाल लिख दीजिएगा ताकि अगली बार चर्चा में शामिल कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका चर्चा करने के लिए। थैंक यू नीरज जी। धन्यवाद।